आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है पारा जंबल, जिसको आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट के नाम से भी जानते हैं। चाहे बैंकिंग हो या एसएससी हो या किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर बात करें तो इसमें पारा जंबल यानी सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछे जाते हैं। लेकिन पैटर्न्स उसके अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे जो इतने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सब में पैटर्न सेम ही होता है। अगर हम लोग बात करें एसएससी की, तो एक ट्रेडिशनल तरीके से इसमें पूछा जाता है, जिसमें आपका PQRS सेंटेंसेस दिए हुए रहते हैं, यानी PQRS 4 सेंटेंसेस दिए हुए रहते हैं, और उसके साथ ही स्टार्टिंग और लास्ट का एंडिंग यानी फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस इसमें दिया हुआ रहता है। वहीं अगर हम लोग बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस नहीं दिए हुए रहते हैं, केवल 6 और 7 सेंटेंसेस या 5 सेंटेंसेस दिए हुए रहते हैं। उसको आपको सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करना होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जहाँ एसएससी में एक ट्रेडिशनल तरीका है उसका बनाने का, उसको आप पढ़ करके समझ करके बना सकते हो, ज़्यादा टफ़ नहीं होता है। लेकिन बैंकिंग में जो होता है ये थोड़ा टफ़ इसलिए होता है क्योंकि आप दुनिया के साथ अपने आप को अपडेटेड नहीं रहते हो। ज़्यादातर जो पैराग्राफ पूछे जाते हैं यानी जो पैसेज आता है अरेंज करने वाला, वो करेंट अफेयर्स पे आधारित होता है, जो दुनिया में अभी चल रहा है उस पर आधारित होता है बैंकिंग में। यानी अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, एडिटोरियल पढ़ते हो, दुनिया के साथ की सारी जो क्रिया हो रही है अभी, यानी जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं सर गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ भी चल रहा है देश में, अगर उसके बारे में प्लान वगैरह के बारे में अच्छे से जानकारी रखते हैं तो आपके लिए बनाना इजी हो जाएगा, क्योंकि आप उसको पढ़ करके समझ पाएंगे, और अगर समझ में पैसेज आता है तभी आप उसको अरेंज कर पाएंगे। यही समझने के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर रीडिंग हैबिट डेवलप्ड हो, उसको पढ़ करके आप अंडरस्टैंड समझ सकें, यानी तभी आप इस पैसेज को यानी पारा जंबल को बना पाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं है आपके अंदर रीडिंग हैबिट तो बिल्कुल ही नहीं बना पाएंगे, आप भी बना पाओगे, बट ये इस पे आपको काम करना पड़ेगा, यानी आपको एडिटोरियल वगैरह पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर फाइनेंस और इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक्स को अरेंज करने के लिए बैंकिंग में आता है। तो इन सब चीज़ों के आधार पे ही बना पाएंगे आप। कई ऐसे चीज़ें होती हैं, कई बार ऐसा पैसेज आता है जो आपके एक्सपीरियंस पे आधारित होता है। जैसे अगर आप एटीएम से पैसा निकालने जाते हो तो कैसा क्या क्या उसका प्रोसेस हो सकता है, वो प्रोसेस दिया हुआ रहता है। अगर आप बैंकिंग में एटीएम में जाकर कहीं पैसा निकाले होंगे तो आपके पास उसका एक्सपीरियंस है, और जब एक्सपीरियंस है तो उसको आराम से आप अरेंज कर पाएंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है उसका तो आपके लिए टफ़ होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि एडिटोरियल पढ़ते रहो, दुनिया के साथ अपडेटेड रहो, तभी आप चाहे वो पैसेज हो, क्लोज टेस्ट हो या पारा जंबल हो, ऐसे सवालों को बना पाएंगे। हालांकि कुछ रूल्स है, उसके माध्यम से आप कुछ तरीके सीख सकते हैं, जिसके माध्यम से आप पेयर बना सकते हो, कैसे इसको अरेंज किया जाता है, ये सब सीख जा सकते हो। लेकिन मैं झूठा दिलासा नहीं दिलाना चाहता हूँ, ये तभी हो पाएगा, ये आप इसको तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब रूल्स के साथ साथ आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग समझने की जो पावर है वो डेवलप हो जाएगी। यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आप इसको बना पाओगे। बात करते हैं कि करना क्या है, कैसे करना है, इसकी जानकारी मैं आपको दूं तो आराम से पेशेंस रखते हुए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इम्पेशेंट हो, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो देखने का कोई फ़ायदा है नहीं। इसलिए आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, बट अगर पेशेंस है, सही से समझना है इसको, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए कैसे क्या होता है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है कि जैसे ही पैसेज आपके सामने आए तो आपको कोशिश करनी है कि शुरू से लेकर के लास्ट तक उसको पढ़ लिया जाए, और पढ़ करके उसका क्या पैसेज के पीछे का क्या मीनिंग है, क्या उसका थीम है, किसके चारों तरफ ये घूम रहा है, ये समझने का प्रयास किया जाए। अगर आप समझ जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो पैसेज अरेंज हो जाएगा, और आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आपके लिए थोड़ा उसको अरेंज करना टफ होगा, पहली चीज़। तो इसलिए लिखा हुआ है ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैसेज, पैसेज को समझने का प्रयास कीजिए। इफ़ यू कैन मेक आउट द मीनिंग, अगर आप मीनिंग उसका निकाल पाते हो बिहाइंड द पैसेज, पैसेज के पीछे क्या मीनिंग है, यू विल बी एबल टू अरेंज इन अ करेक्ट ऑर्डर, आप इसको सही ऑर्डर में अरेंज कर पाएंगे अगर आप समझ जाते हैं पढ़ करके। तो दूसरी बात यहाँ पे कही गई, यू नीड टू डेवलप रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपको पढ़ करके समझने वाली एबिलिटी आपके अंदर डेवलप करनी है, और ये तभी हो पाएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में क्या हो रहा है उसको आप पढ़ेंगे, चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगज़ीन के माध्यम से या एडिटोरियल के माध्यम से उसको पढ़ेंगे। नॉलेज ऑफ ग्रामर इज इक्वली इम्पॉर्टेंट,
और इसमें ग्रामर का अपना रोल होता है, खास करके कंजंक्शन का, क्योंकि कंजंक्शन लिंक वर्ड होता है और ये दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को ये जोड़ने का काम करता है। और इसमें आपको जोड़ा ही ढूंढना है कि इसके साथ कौन कनेक्ट होगा, इसके साथ क्या होगा। तो कंजंक्शन का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, यानी ग्रामर में पढ़ाया जाता है कंजंक्शन, ध्यान रखना है। और नाउन, प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये सारी चीज़ों का भी इम्पॉर्टेंस होता है इस सेंटेंस अरेंजमेंट में, यानी ग्रामर का भी अपना एक रोल है इसमें। अब स्टार्ट करते हैं कि ये तो पहले मैंने पैसेज पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया पैसेज को पढ़ करके उसको समझ लिया कि आखिर पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट सेंटेंस, यानी उस पैराग्राफ का पहला सेंटेंस कौन होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। अब ये कैसे समझे कि पहला सेंटेंस कौन होगा, तो देखिए लिखा हुआ है, द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ इंट्रोड्यूसेज अ पर्सन, अ प्लेस एंड अ थिंग। पहला सेंटेंस जो होगा पैराग्राफ का, वो किसी व्यक्ति के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, कोई आइडिया के बारे में बात करेगा। इट जनरली स्टार्ट्स विद अ नाउन, और ये किससे स्टार्ट होता है, एक नाउन से स्टार्ट होता है, क्योंकि नाउन ही है, कोई पर्सन प्लेस का नाम हो सकता है, तो नाउन से स्टार्ट होता है। आगे पढ़िए, इट विल नॉट नॉर्मली हैव अ प्रोनाउन। साधारणतः देखें तो ये प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होता है, कोई भी पैसेज जो है, कोई भी पैराग्राफ जो है वो प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होता है। जनरली वर्ड का यूज़ किया हुआ है। अदर देन वंस, उसके अलावे जो रेफ़र करता है एक नाउन को। अब ये लाइन आपको समझने की ज़रूरत है। अभी तक आपको बताया गया कि सेंटेंस का, पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस होता है वो किसी व्यक्ति को, किसी जगह को या किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए आता है, ठीक है। ये नॉर्मली एक नाउन होता है। क्या होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन नहीं होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है जिसको अपवाद बोलते हैं, जहाँ पे आप प्रोनाउन को भी पहला सेंटेंस की तरह यूज कर सकते हो। अब इस एक्सेप्शन को समझने की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल्स को इंक्लूड किया। देखिए प्रोनाउन कब होगा, कब नहीं होगा। पहला सेंटेंस पढ़िए, रमेश केप्ट अवेक इन द टेंट द होल नाइट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ अटैक बाय वाइल्ड एनिमल। रमेश जो है अपने आप को कहाँ रखा, रात भर जागे हुए रहा, कहाँ, टेंट में, पूरी रात जागे हुए रहा टेंट में, क्योंकि उसको डर था कि वाइल्ड एनिमल उस पर अटैक कर देगा। इस डर से वो रात भर जागा रहा रमेश। ही कैन नॉट इवन गो आउट टू हिज रिलेटिव्स, वो यहाँ तक अपने रिलेटिव्स के पास भी नहीं जा पाया। अगर मैं पूछूं कि दोनों ही सेंटेंसेस में पहला सेंटेंस कौन सा होगा, तो आपका आंसर आराम से आप बोलोगे कि चूँकि रमेश नाउन है और ही प्रोनाउन है, तो पहले नाउन आएगा, नाउन के बाद ही ना प्रोनाउन आएगा, इसलिए पहला जो होगा रमेश आपका पहला सेंटेंस होगा और ये आपका दूसरा सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन अगले सेंटेंस को देखें और इस पर आप विचार कीजिए, क्या ये पहला सेंटेंस हो सकता है। इनको आप छोड़ दो, ये अलग है। अब बात करें कि हम लोग बात करेंगे पहला सेंटेंस कौन कौन हो सकता है, तो आपको देखना है कि एक क्या पहला सेंटेंस के तौर पे यूज हो सकता है। सिंस ही वॉज अफ्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, रमेश कुड नॉट गो आउट टू, यहाँ पे छूट गया, गो आउट टू हिज रिलेटिव्स। सिंस ही वॉज अफ्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, रमेश कुड नॉट गो आउट टू हिज रिलेटिव्स। ये पहला सेंटेंस हो सकता है क्या, इसको हम लोग कर सकते हैं यूज़ पहला सेंटेंस की तरह। देखिए यहाँ पे हालांकि ये प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये जो प्रोनाउन आया है वो किसके लिए आया है, रमेश के लिए आया है। एक ही सेंटेंस में देख रहे हैं कि यहाँ पे नाउन भी है और ये प्रोनाउन भी है, तो ही किसके लिए आया, रमेश के लिए आया, क्योंकि रमेश अफ्रेड था वाइल्ड एनिमल से और रमेश ही नहीं जा पाया अपने रिलेटिव के पास, यानी जो ही आया है वो रमेश यानी नाउन को इंडिकेट करने के लिए आया है। और यहाँ पे जो ही है यानी प्रोनाउन है वो नाउन इंडिकेटिव प्रोनाउन है। तो जब नाउन इंडिकेटिव प्रोनाउन आएगा तब ये पहला सेंटेंस हो सकता है, याद रखना है। पहला सेंटेंस जनरली नाउन होता है, प्रोनाउन नहीं होता है, लेकिन प्रोनाउन नाउन को इंडिकेट करने के लिए आएगा, जैसा कि इसमें दिया हुआ है, तो ये पहला सेंटेंस हो सकता है। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे क्या प्रोनाउन पहला सेंटेंस हो सकता है, तो बोलिएगा कि हाँ हो सकता है, शर्त बस इतनी है कि वो नाउन को इंडिकेट करने के लिए है या वो अपने आप में कंप्लीट हो, उसका मीनिंग। दूसरे एग्जाम्पल को समझिए और क्लियर होगा। इट इज़ गिवन फ्री टू द नीडी, देखिए इस सेंटेंस को, इट इज़ गिवन फ्री टू द नीडी।
अब सवाल हो सकता है ना कि ईट जो आया है क्या अपने आप में कंप्लीट है। आप एक सवाल पूछेंगे, व्हाट इज़ गिवन फ्री, क्या फ्री दिया जा रहा है। तो पहले इससे पहले एक सेंटेंस आने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे ही हैज़ बनाना, उसके पास बनाना है और ए बनाना उसको फ्री में दिया जाता है, तो इट इज़ गिवन फ्री टू द नीडी। इसको नीडी को, जिसको ज़रूरत है उसको फ्री में दिया जाता है। यानी इसके पहले एक सेंटेंस की ज़रूरत है, क्योंकि व्हाट इज़ गिवन फ्री, क्या दिया जाता है फ्री, इसका मेंशन है ही नहीं। तो पहले इसको मेंशन करो कि क्या फ्री दिया जा रहा है, उसके बाद ही आप इट लगा सकते हो यहाँ पे। दूसरे वाले सेंटेंस को देखिए, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैसे बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। तो आप पूछ सकते हो कि व्हाट, क्या बारिश हो रही है, नहीं, इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, कैसे बारिश हो रही है, कैट्स एंड डॉग्स बारिश हो रही है। तो ये जो इट है अपने आप में कंप्लीट है, तो ये आपका पहला सेंटेंस हो सकता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ गया, आई फाउंड नथिंग। अब यहाँ पे क्लियर नहीं है कहाँ गया, तो वेयर कहाँ, क्लियर है, तो ये पहला सेंटेंस आपका नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिए, ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। यहाँ भी देयर है। देयर वॉज अ किंग, ये किसके लिए आया, किंग के लिए। देयर वॉज अ किंग हु रूल्ड फॉर मैनी ईयर्स, एक किंग था जो कई सालों तक राज किया। तो ये जो देयर आया वो किंग के लिए आया है, यानी ये नाउन को इंडिकेट करना, इसमें नाउन है ना, यानी ये आपका सेंटेंस पहला हो सकता है। तो अभी तक जो हम लोगों ने चर्चा की वो चर्चा इस पे रुकी हुई थी, यानी इस बात की चर्चा हुई कि हम लोग पहला सेंटेंस ढूंढने का प्रयास करेंगे और पहला सेंटेंस किसी पर्सन को, किसी भी चीज़ को या किसी प्लेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए आता है, इन्फॉर्मेटिव होता है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए आता है। ये जनरली नाउन होता है और प्रोनाउन नहीं होता है, लेकिन प्रोनाउन हो सकता है एक्सेप्शन के तौर पे, अपवाद के तौर पे, जब वो नाउन को इंडिकेट करने के लिए आया। जैसा कि आपको इट का एग्जाम्पल, देयर का एग्जाम्पल और एक और एग्जाम्पल आपको दे करके समझाया गया, जिसमें आपने देखा कि ही कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पर नहीं हो सकता है। इस सेंटेंस में ही पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है, वहीं ही हो सकता है, क्योंकि ये रमेश के लिए आया है, इसलिए यहाँ पे हो सकता है। क्लियर होगा। अब हम लोग बात कर लें आगे। दूसरी बात पे जो आपको ध्यान देनी, पहला सेंटेंस ढूंढ लिया आपने, अब उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, समझिए कि आपको जो सेंटेंसेज हैं, 5 या 6 सेंटेंसेज जो दिए हुए रहते हैं, आप उसको पेयर में बनाइए। उसका पेयर, किसका कनेक्शन किसके साथ है, यानी कौन से सेंटेंस का कनेक्शन किस सेंटेंस के साथ है, वो कैसे पता चलेगा। रेफरेंस वर्ड्स होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हुए रहेंगे जिससे आप ये पता लगा पाएंगे कि इसका कनेक्शन इसके साथ है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको समझिए। कैसे समझेंगे, कुछ रेफरेंस वर्ड्स होते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आई वॉज इल, मैं बीमार था, सो आई कुडंट गो देयर, आई कुडंट गो देयर। अब देखिए कैसे क्या हो रहा है इसमें। अब दोनों, एक सेंटेंस इधर है, दूसरा ये है। अब आप खुद दिमाग लगाइए कि मैं बीमार था, इसका परिणाम क्या हुआ कि मैं नहीं जा सका वहाँ, ठीक है। तो यहाँ इसके साथ कनेक्शन शो कर रहा है कि नहीं, यानी ये जो कनेक्टर है इसको साथ जोड़ने का, यानी 1 का कनेक्शन 2 के साथ इस्टेब्लिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हुए रहते हैं, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिसके माध्यम से आप पेयर बनाएंगे। तो सबसे बड़ा काम होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट में पेयर बनाना। अगर एक सेंटेंस को आप दूसरे सेंटेंस के साथ लिंक करने में कामयाब हो जाते हो तो आपको बहुत ही आसान होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट बनाने में। तो सबसे पहला काम तो ये हो गया, पहला सेंटेंस आपने ढूंढ लिया। उसके बाद आपको ध्यान में रखना कि पेयर हम लोग को बनाना है। पेयर कैसे कैसे बन सकता है, कौन कौन सा ग्राउंड है जिसके आधार पे आप पेयर बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला जो ग्राउंड है जिसके तहत आप पेयर बना सकते हैं कि नाउन को प्रोनाउन के साथ आपको रिलेट करना आना चाहिए। नाउन को प्रोनाउन के साथ रिलेट करना है। कैसे रिलेट करना है ये देखिए, ध्यान देना है कि प्रोनाउन जब भी आएगा तो किसी नाउन के लिए आएगा, यानी नाउन के बाद ही आएगा, यानी नाउन का प्रोनाउन होता है। नाउन के जगह पे प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, यानी प्रोनाउन जब भी आएगा तो नाउन के बाद आएगा, यानी पहले नाउन उसके बाद प्रोनाउन। अगर आप इस बात को समझ गए तो आप ABCDE जो आप देख रहे हैं सीक्वेंस, आप इसको अरेंज कीजिए सिस्टमेटिक ऑर्डर में। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे द बॉयज़ नाउन है,
और यहाँ पे सोनू नाउन है। मैंने आपको बोला था कि पहला सेंटेंस जो होगा वो कोई नाउन होगा, तो यहाँ पे सोनू भी नाउन है और ये बॉयज़ भी नाउन है। अब सवाल है कि पहला सेंटेंस किसको रखा जाए, तो आगे पढ़ करके थोड़ा देखते हैं। इसको पढ़िए, सोनू इज़ वन ऑफ द बॉयज़ फ्रॉम द सेम स्कूल। ये जो सेम स्कूल आ रहा है ना, इसका मतलब है कि इसके पहले जो स्कूल की बात हो चुकी है, तब ना आया कि उसी स्कूल का सोनू भी है, यानी पहले स्कूल की बात हुई तब ना बोलोगे कि उसी स्कूल का। यानी पहला जो सेंटेंस होगा यहाँ होगा द बॉयज़ ऑफ दिस स्कूल आर लेबोरियस। इस स्कूल के जो लड़के हैं वो क्या हैं, लेबोरियस हैं। अब सवाल यह है कि यहाँ पे अब दो प्रोनाउन भी देख रहे हो, यहाँ पे दे है, यहाँ पे ही है। अब दे आएगा या ही आएगा, अब समझना ये है। चूँकि यहाँ पे बॉयज़ है, अब बॉयज़ चूँकि प्लूरल होता है तो इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा, ई का कनेक्शन किसके साथ हो गया, ए के साथ। अब सोनू डी है, उसके लिए क्या आया है, ही आया है। सोनू इज़ वन ऑफ द बॉयज़ फ्रॉम द सेम स्कूल, ही इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट। अब देखो ही किसके लिए आया, सोनू के लिए आया, तो सोनू के लिए आया तो डी का कनेक्शन किसके साथ है, ए के साथ। और देयरफॉर ए रिजल्ट दे रहा है, इसके कारण एवरीवन लव्स हिम, चूँकि वो गोल्ड मेडलिस्ट है, उस सारे लोग उससे क्या करते हैं, प्यार करते हैं। तो इसके बाद आपने देखा कि बी का कनेक्शन किसके साथ हो गया, सी के साथ। अब बन गया ना पेयर। पेयर बनने के बाद इसको सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। तो पहले कौन आएगा, ई आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद फिर कौन आया, डी आया, उसके बाद डी का कनेक्शन भी किसके साथ है, ए के साथ था ना। डी का कनेक्शन किसके साथ है, बी के साथ है ना, बी आया, अब बी का कनेक्शन सी के साथ हो गया। तो ऐसे अरेंज कर लेते हैं इसको। तो पेयर बनाने के लिए पहला तरीका अपना लिया आपने कि नाउन के बाद प्रोनाउन आता है, तो नाउन कहीं है तो उसका प्रोनाउन ढूंढना शुरू कर देना है। चलिए, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। इसमें थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको। अब देखिए, दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, आपकी जानकारी में होना भी चाहिए। एक होता है द को आप डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, द या दी बोलो। या इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो ए होता है और एन होता है, यानी ए और एन इनडेफिनेट नाउन की बात करता है, वही द जो है डेफिनेट की बात करेगा। अब एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन के लिए अगर दो अ भी आया हुआ है और द भी आया हुआ है, जैसा इस सेंटेंस में आप देखेंगे, एक ही पैराग्राफ में एक ही नाउन के लिए अ भी है और द भी है। जैसे देखो यहाँ पे अ मैंगो है, यहाँ पे द मैंगो दिया हुआ है। तो अब सवाल ये है कि पहले अ वाला यूज़ होगा या द वाला यूज़ होगा। पहला सेंटेंस आपका कौन होगा, अ से स्टार्ट होने वाला या द से स्टार्ट होने वाला। तो इसके लिए आपको समझना है कि अ इनडेफिनेट की बात करता है, वहीं डेफिनेट के बाद द, तो पहले इनडेफिनेट की बात करेंगे तब ना डेफिनेट की बात करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अ मैंगो वाज गिवन टू मी, एक मैंगो मुझे दिया गया। जब मैंगो दिया गया तो ये क्या था, मेरे लिए अननोन था, लेकिन जब मैंने इसको खाया तो इट वाज टेस्टी। तो कौन सा मैंगो, जो मैंगो मुझे दिया गया वो मैंगो टेस्टी था ना, इसलिए यहाँ पे द लग गया, पार्टिकुलराइज हो गया। और पार्टिकुलराइज हो जाता है तो द लगता है। इससे कंक्लूजन ए आया कि अगर एक ही पैराग्राफ में दो नाउन के लिए एक में अ लगा हुआ है एक में द लगा हुआ है, तो जो अ वाला है वो पहले आएगा, पहले नंबर पे आएगा, और जो द वाला होगा दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, तो अ पहले नंबर पे, यानी अ के बाद द वाला आएगा। पहला सेंटेंस नहीं मैं बोल रहा हूँ, दोनों के सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। यानी ई का कनेक्शन किसके साथ है, ए आपको पेयर बनाने में हेल्प करेगा। अब देखिए, अ मैंगो वाज गिवन टू मी, द मैंगो वाज वेरी टेस्टी। सो इसका टेस्टी होने का वजह ये बना कि आई आस्क्ड फॉर अनदर मैंगो, दूसरा मैंगो की मांग कर ली मैंने, लेकिन शी गिव मी एन एप्पल, मुझे एक एप्पल मिला। एंड देखिए यहाँ पे एन एप्पल है, इनडिफिनिट की बात हो रही है, और उसके बाद द एप्पल वाज रोटेन, वही वो एप्पल की बात हो रही है जो मुझे दिया गया था, वो एप्पल क्या था, सड़ा हुआ था, रोटेन था। समझ में बात आई। यानी तीसरी बात जो आपको समझाई गई कि ए और द दोनों अगर एक ही तरह के नाउन के लिए आते हैं तो पहले अ वाला आएगा, उसके बाद द वाला आएगा। क्लियर। अब बात कर लें नंबर सी में, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन। अभी जिसकी चर्चा आपके साथ हुई कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन का यूज़ हम लोग को कैसे करना है। तो चूंकि प्रोनाउन है तो नाउन के लिए ही आएगा, ठीक है। एडजेक्टिव भी उसी तौर पे यूज हो रहा है अभी यहाँ पे। जैसे शी हैज़ बीन आस्क्ड अ क्वेश्चन, एक पहला यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, और शी कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब दोनों में से पहले कौन आएगा, पहले ई आएगा या ए आएगा। तो शी हैज़ बीन आस्क्ड अ क्वेश्चन, उससे सवाल पूछा गया,
शी कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो पहले तो कोई सवाल पूछा गया तब ना इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेगी, यहाँ दिस लगा हुआ है दिस क्वेश्चन, तो कौन सा क्वेश्चन जो पूछा गया, ठीक है। तो पहले नंबर पे ए होगा, दूसरे नंबर पे ए होगा, ये दोनों का पेयर बन गया। यानी सेंटेंसेज अगर ऐसे दिए हो रहे हैं तो ए का पेयर किसके साथ बन रहा है, ई के साथ, तो पेयर बना लेना है। अब देखिए याद रहे एक चीज़ कि कंजंक्शन का सेंटेंस रीअरेंजमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है, और अगर आप सही से कंजंक्शन का यूज करना जानते हैं तो आप इसको आराम से इसका इस्तेमाल करके सेंटेंस रीअरेंजमेंट को सॉल्व कर पाएंगे। तो कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए आते हैं, यानी उसके बारे में जो पहले बात हो रही है उसमें और ऐड कर देगा। कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी बात करेगा, यानी जस्ट उल्टा बात करेगा, अपोजिट आइडिया को जोड़ेगा। और कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो रिजल्ट देते हैं, यानी जो कोई काम हुआ उसका परिणाम क्या आया वो बतलाते हैं। तीनों को हम लोग, तीनों तरह के जो कंजंक्शंस होते हैं उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए आखिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे। तो ये जो कंजंक्शंस देख रहे हो उसके बारे में बोला गया है, सम वर्ड्स कम टू गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे एंड हो गया। एंड जब भी आएगा तो दो अलग अलग बातों के बारे में, उसी के बात को आगे बढ़ाने के लिए आएगा। जैसे माई ब्रदर एंड आई वेंट देयर एंड ही आस्क्ड फॉर समथिंग, जो भी मांग किया, तो हम लोग वहाँ गए और एडिशनल उसमें क्या हुआ, उसने कुछ चीज़ किसी चीज़ की मांग कर दी, तो एंड से जुड़ गया। इन एडिशन टू, यानी पहले जो बात हो रही उसी में और ऐड होगा, यानी दोनों पेयर बनेगा। फर्दर या नेक्स्ट या फर्दर मोर, सबका मीनिंग एक ही होगा, यानी एक पहले बात हो रही होगी सेंटेंस में तब ना अगला आएगा कि अगला डायरेक्ट कर दोगे, यानी दोनों का पेयर बनेगा। मोर ओवर हो गया, बिसाइड्स हो गया, टू हो गया, ऑल्सो, इवन ही ऑल्सो गोज देयर, यानी ऑल्सो क्या, एक पहले की बात करेगा तब ऑल्सो आएगा। अनदर, पहले एक की बात करेंगे तब ना दूसरा आएगा। इक्वली इंपॉर्टेंट, यानी जो पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट है तब ना उसके जैसा एक और इम्पॉर्टेंट है, यानी उसके पहले एक सेंटेंस आना चाहिए। सेकंड, पहला आएगा तब ना सेकंड, तो फर्स्ट उसके पहले आएगा, पहला ए है तो उसके पहले क्या है, ठीक है। अगेन, फिर से, एज वेल एज, लाइक वाइज, सिमिलरली, उसी के जैसा, इनफैक्ट, अदरवाइज, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एडिशन शो करते हैं, जोड़ने में आपको मदद करते हैं। यानी ये जो लगा हुआ है, यानी जो एडिशन लगा हुआ है, इसका मतलब है इसके पहले एक सेंटेंस आएगा। याद रखिएगा, जहाँ एडिशन वाले कंजंक्शन आ रहे हैं उसके पहले एक कंजंक्शन जरूर, उसके पहले एक सेंटेंस जरूर रहेगा, तभी ये सारे एडिशन वाले आएंगे। दूसरा है जो कि जस्ट उल्टा, यानी जस्ट अपोजिट आइडिया को जोड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है, दो अपोजिट आइडिया को जोड़ता है। जैसे ऑन द कॉन्ट्रारी, उसके जस्ट उल्टा। इन कॉन्ट्रास्ट, जस्ट विपरीत। कॉन्ट्रारली का मतलब ये होता है विपरीत। नॉट विथ स्टैंडिंग या नेवरथलेस या हाउएवर, तीनों का मतलब होता है फिर भी या हालांकि। जैसे आप बोलेंगे इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, नेवरथलेस आई केम, इसके बावजूद भी फिर भी मैं आया। वर्षा हो रही थी फिर भी मैं आया, दो अपोजिट बात है, नहीं आना चाहिए था फिर भी आया। हाउएवर हो गया, ये सारे जो हैं अपोजिट आइडिया को जोड़ते हैं। बट, जैसे यू आर अगली बट योर सिस्टर इज़ ब्यूटीफुल, दो अपोजिट आइडिया, एक तरफ अगली है एक तरफ ब्यूटीफुल है। फिर है इन स्पाइट ऑफ एट, फिर भी, है ना, एट मीन्स फिर भी। ऑन द अदर हैंड, एक तरफ बात करोगे तब ना दूसरी तरफ बात करोगे। जैसे आप ऑन द अदर हैंड ऐसे कह सकते हो कि मिस्टर मोदी प्रीचेज इंडियंस टू कीप और टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। ऑन द अदर हैंड ही एड्रेसेस रैलीज, एक तरफ वो प्रीच करते हैं, प्रवचन देते हैं इंडियंस को कि क्या करो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ वो क्या करते हैं, ही एड्रेसेस रैलीज, वो रैली को एड्रेस करते हैं। दो अपोजिट बात हो गई कि नहीं हो गई, तो ऑन द अदर हैंड के बाद जो सेंटेंस आएगा उसके पहले एक हो गया ना, एक तरफ कह रहे हैं क्या कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और दूसरी तरफ वो रैली कर रहे हैं, तो एक ऑन द अदर हैंड से जो जुड़ा हुआ है उसके पहले एक सेंटेंस आना चाहिए, आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए। और हो गया, नॉर हो गया, एट द सेम टाइम, एक चीज़ होगा तब ना उसके बाद बोलेंगे एट द सेम टाइम, ये भी है। तो ये सारे जो हैं कनेक्टर्स हैं जो आपको मदद करेंगे। सम कंजंक्शन गिव रिजल्ट ऑफ अ काउज, जो काउज कोई काम हुआ और काम का जो परिणाम होगा वो रिजल्ट होगा। तो पहले काउज, पहले कोई कारण बना, उसका ही रिजल्ट आएगा ना। तो काउज का क्या होता है,
रिजल्ट होता है। जैसे आप कहो इसको, जैसे मैंने बोला कि माई मदर इज़ इल, देयरफॉर शी हैज़ टू सी अ डॉक्टर। सी अ डॉक्टर मतलब मीट अ डॉक्टर। तो मेरी माँ बीमार है, ठीक है, इसका परिणाम क्या हो गया, देयरफॉर से जुड़ा हुआ है। तो इस देयरफॉर के पहले एक सेंटेंस है कि नहीं, इसका परिणाम ये हुआ कि उसको डॉक्टर से मिलना पड़ा, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, यानी ये जो होगा पहले कोई काउज होगा, ये तभी आ सकता है जब इसके पहले कोई काम हुआ हो, यानी काउज हुआ हो, है ना। जैसे आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ, सो दैट आई मे क्रैक एग्जामिनेशन, जो भी है। तो मैं पढ़ता हूँ ताकि मैं एग्जामिनेशन को क्रैक कर लूँ। अब देखो सो दैट कब आएगा, जब इसके पहले काउज दिया हुआ रहेगा। आप क्यों पढ़ते हो, ताकि मैं कर लूँ। तो ये सेंटेंस आएगा पहले, तभी ना ये सेंटेंस आ सकता है। तो ध्यान यही रखना है कि जैसे देयरफॉर लगा हुआ है, सो दैट लगा हुआ है, हेंस, दस, इन शॉर्ट, सिंस, ड्यू टू, ये सब लगा हुआ है। तो आप समझ लेना कि इसके पहले कोई सेंटेंस आएगा, यानी कंजंक्शन से कभी भी जुड़ा हुआ है, चाहे वो एडिशनल हो या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो या फिर रिजल्ट देने वाला हो। सभी तरह के जो कंजंक्शंस होते हैं उसके पहले एक सेंटेंस ज़रूर आता है, याद रखना है, तभी एक कनेक्टर वाला आ सकता है। क्लियर है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा कि कौन कहाँ पे यूज़ होता है, कौन कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, कौन एडिशनल जानकारी देने के लिए आता है, और कौन जो है रिजल्ट। और जो रिजल्ट वाला आप देख रहे हो ना, इसको कई बार आप देखेंगे कि ये जो हेंस है, हेंस हो गया, देयरफॉर हो गया, सो हो गया, ये सारे कंक्लूड करने के लिए भी आते हैं, है ना। तो कंक्लूजन के तौर पे आप देखेंगे, यानी लास्ट सेंटेंस कई बार इसी से स्टार्ट होता है। हमेशा आप नहीं कर सकते कि लास्ट में ही आएगा, लेकिन अमूमन ये लास्ट में ही आता है। ये नहीं कह देना कि हमेशा ये लास्ट में ही आता है। उसके बाद जो आपको रूल पढ़ाया जाएगा, यानी अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा एक बार फिर से रिवाइज कर लें। पहली बात आपको बताई गई कि पहला सेंटेंस आपको ढूंढना है, और पहला सेंटेंस ढूंढने के लिए आपको देखना है कि वैसा सेंटेंस होना चाहिए हो जो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी जगह के बारे में बतलाता हो। वो एक नाउन होता है, और प्रोनाउन भी हो सकता है कब, जब वो प्रोनाउन नाउन को इंडिकेट करने के लिए आता है। दूसरी बात आपको ये बतलाई गई कि नाउन के बाद ही प्रोनाउन आता है। ऐसे आप पेयर बना सकते हो, पेयर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और पेयर बनाने के लिए आपको याद रखना कि नाउन के बाद प्रोनाउन आना चाहिए। तीसरी बात जो आपको बताई गई यहाँ पे कि आपको इनडिफिनिट आर्टिकल ए एन जो देख रहे हो उसके बाद द वाला आएगा, पहले ए और एन आएगा, उसके बाद द आएगा। और अभी हम लोग कंजंक्शन की बात कर रहे थे, जिसमें आपको कंजंक्शन के बारे में बताया गया कि कैसे यूज होगा। अब एक चीज़ और आपको याद रखना है कि हमेशा याद रखना है कि फुल फॉर्म वाला जो सेंटेंस होगा वो शॉर्ट फॉर्म के पहले आएगा। शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म, देन आफ्टर शॉर्ट फॉर्म कम्स, यही चीज़ लिखा हुआ है। देखिए SSA होता है सर्व शिक्षा अभियान, जिसका फुल फॉर्म होता है सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान स्टार्टेड इन 2001। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी, 2001 में हुई थी। SSA वाज लॉन्च्ड टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू 6 और बिटवीन 6 और 12 एज ग्रुप। इनको इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन देने के लिए SSA को लॉन्च किया गया था। अब पूछा जाए कि पहला सेंटेंस दोनों में से कौन होगा, तो इसमें कोई आपके पास हिंट नहीं है जिसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि पहला सेंटेंस कौन होगा या नहीं होगा। यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो फुल फॉर्म में दिया हुआ है, यानी पहला जो सेंटेंस होगा, और जो शॉर्ट फॉर्म वाला आ रहा है वो सेकंड सेंटेंस होगा, ठीक है। तो ये भी है। क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजी होता है जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ टाइम, समय का जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है वो क्रोनोलॉजी कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति का अगर क्रोनोलॉजी देखें, जैसे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का अगर क्रोनोलॉजी देखें तो उनका जन्म कब हुआ, तो 1869 में हुआ, ठीक है। फिर उनके बाद 1917 में उन्होंने क्या किया, यहाँ पे चंपारण आंदोलन किया, ठीक है। उसके बाद असहयोग आंदोलन किया, ठीक है। फिर नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट किया 1930 में, 1920 में किया था, ठीक है। तो एक क्रोनोलॉजी देखो। फिर भारत छोड़ो आंदोलन में वो भाग लिए, गांधी इरविन समझौता 1931, 32, 33, ये सारे हुए। तो अब क्रोनोलॉजिकली इसको अरेंज करना है, तो कैसे अरेंज करेंगे, तो पहले उनके जन्म की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या 1917 आएगा, 1920 आएगा, 1930 आएगा, 1931 आएगा, उसके बाद 1942 आएगा,
ठीक है। फिर उनकी डेथ की बात करेंगे तो ओ आएगा। तो क्रोनोलॉजिकली हमको अरेंज करना होता है, तो डेट और टाइम के अनुसार पहले क्या हुआ उसके हिसाब से भी आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी आप यहाँ पे एक चीज़ मेंशन नहीं किया हुआ है, आप साइड से इसको समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। वो समझना ये है कि आपको सेंटेंस में यानी जो पैराग्राफ दिया हुआ रहता है वो सब्जेक्ट और वर्ब पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको सब्जेक्ट पता है तो उसके अनुसार आप वर्ब का यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कहीं लिखा हुआ है द रूल ऑफ सिंटेक्स पढ़े होंगे, द रूल ऑफ सिंटेक्स। एक सेंटेंस है हैज़, यहाँ ऐसे स्टार्ट है, एक सेंटेंस में हैव दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ए आदमी जा रहा है कि सब्जेक्ट यहाँ पे रूल है तो ये आप हैज़ लगा सकते हैं, यानी इसके कनेक्शन आप इसके साथ ढूंढ सकते हैं। यानी सब्जेक्ट को वर्ब के साथ लिंक करने का भी प्रयास करना है आपको, ओ पी क्यू आर इसमें बहुत काम देगा आपको, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी पे ध्यान देना है आपको। और सबसे लास्ट में जो बात कही गई यहाँ पे वो ये है कि तभी बन पाएगा, इतना रूल्स आपके लिए तभी फ़ायदेमंद होगा जब आपके पास लॉजिकल रीजनिंग है और कॉमन सेंस है। ये नहीं कि जो रूल है उसी को हार्ड एंड फास्ट मान लेना है, थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। कई इसके एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, जो अभी आपको बात बताई गई उसके एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। एक केवल आपको हेल्प करने के लिए रूल बताया जाता है, लेकिन ज़्यादातर आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है, आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना आता है। अगर आप पढ़ लिए तो आपको सबसे पहले कुछ इजी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। सम एग्जांपल्स इसमें देखिए। पहला सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है बट हिज ग्रेट आइडियल्स आर स्टिल आवर डिस्टेंट गोल। जैसा मैंने आपको बताया था, पहले हम लोग पढ़ लेंगे इसको। ही ऑल्सो स्टूड फॉर इक्वलिटी अगेंस्ट कास्ट। Raja Ram Mohan Roy is described as the founder of modern India. We have not realized them. In modernization, he took up ancient wisdom and tried to reconcile it with modern enlightenment. ये पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद मोटा मोटी एक आइडिया हो गया कि राजा राम मोहन राय के बारे में बात किया जा रहा है, उनके कार्यों के बारे में बात हो रहा है। इतना तो हम लोग समझ ही सकते हैं पढ़ने के बाद ये समझ में बात आ गई। अब देखिए पहला सेंटेंस ढूंढना है, तो ये जो है पहला सेंटेंस आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बट से सेंटेंस से कंजंक्शन है तो इससे स्टार्ट होगा नहीं। ही ऑल्सो स्टूड फॉर इक्वलिटी अगेंस्ट कास्ट। कास्ट के खिलाफ इक्वलिटी। ही है, ही किसके लिए आया होगा? राजा राम मोहन राय के लिए। तो ए ही, तो इसके पहले नाउन ढूंढना है, तो नाउन का है राजा राम मोहन रॉय। ये डिस्क्राइब्ड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये पहला सेंटेंस आपका हो सकता है। आगे और देख लेते हैं। वी है, प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ भी ही है, इससे स्टार्ट नहीं होगा। ये पहला सेंटेंस आपका सी हो गया। सी का कनेक्शन किसके साथ ढूंढना है, ध्यान दीजिए। सी का कनेक्शन किसके साथ होता है? तो ही ऑल्सो स्टूड फॉर, ठीक है। तो ऑल्सो जब लगा हुआ है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, तो एक काम तो पहले किए होंगे तब ना दूसरा काम किए होंगे। इस कार्य के लिए भी जाना जाता है, तो इसके पहले एक काम उनके द्वारा जरूर किया हो गया होगा। तो इन मॉडर्नाइजेशन ही टूक अप एंशिएंट विजडम। एक काम देखिए, ई में जो काम किया गया कि एंशिएंट विजडम को उन्होंने मॉडर्नाइज करने के लिए और मॉडर्न इनलाइटमेंट के साथ, जो बुद्धिमत्ता है उसके साथ रिकंसील किया, उसके साथ जोड़ा। तो पहला काम उनके द्वारा ई में किया गया, दूसरा काम उनके द्वारा बी में किया गया। तो पहला सेंटेंस हो गया राजा राम मोहन राय, सी। उसके बाद आएगा आपका ई। उसके बाद ही ऑल्सो स्टूड, और उसके अलावा आप क्या कास्ट के खिलाफ भी हो रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद अब देखिए देम, वी हैव नॉट रियलाइज्ड देम। ये देम तो किसी के लिए आया होगा ना, किसको आपने रियलाइज़ नहीं किया? तो उनके आइडियल्स को। देखिए यहाँ पे देम आया, यहाँ पे प्लूरल है, तो इसका कनेक्शन इसके साथ है। बट हिज ग्रेट आइडियल्स जो है ये आपका डी आ जाएगा, उसके बाद ए आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए आप नंबर सेकंड देख लीजिए। देन आई परचेज सम स्वीट्स फ्रॉम द मार्केट एज आई हैड हार्डली एनी मनी. Sohan informed me that I stood first.
सो आई टुक 500 रुपीज़ फ्रॉम मोहन एंड आई हैड टू डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंग माई फ्रेंड्स। ये 5 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं। देखिए इसमें नाउन पहले ढूंढना है, कहाँ है नाउन, यहाँ सोहन। तो पहला सी हो जाएगा, सोहन इन्फॉर्म मी दैट आई स्टूड फर्स्ट। अब मुझे इन्फॉर्म किया गया तो मैं क्या सोचूंगा, एंड आई हैड टू डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंग फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या करना, मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना था स्वीट्स, यानी ए का कनेक्शन, ई सी का कनेक्शन किसके साथ है, ई एडिशनल जानकारी दिया ना कि फर्स्ट आया तो मुझे स्वीट डेवलप ए करना था, बांटना था। तो सी के बाद ई, एज आई हैड हार्डली एनी मनी, मेरे पास पैसा नहीं था। अब पैसा नहीं था तो क्या करना पड़ेगा, सो आपको करना पड़ेगा यहाँ, सो आई टुक 500 रुपीज़ फ्रॉम मोहन, इसलिए मैंने 500 रुपया किससे लिया, मोहन से। देन आई परचेज सम स्वीट्स फ्रॉम द मार्केट, और उसके बाद आपने क्या किया, मार्केट से सब कुछ स्वीट्स खरीदे। तो कैसे अरेंजमेंट हो गया कि सोहन इन्फॉर्म किया, सी हो गया, ई हो गया, उसके बाद बी हुआ, डी हुआ, उसके बाद तो इजी अरेंज कर लेंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पे कुछ और दिए हुए हैं। द पर्पस ऑफ दिस रिव्यू इज़ टू ऑफलोड पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ्रॉम लो प्रायोरिटी एरियाज। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड इन प्रिंसिपल टू थ्रो ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर। ये थोड़ा सा टफ वाला है, बाकी सब इजी वाला दिया हुआ था। द पर्पस ऑफ दिस, बार बार पढ़ेंगे, द पर्पस ऑफ दिस रिव्यू इज़ टू offload public investment from low priority areas. The government has decided in principle to throw open to the private sector industries reserved for public sector. Only those industries are proposed to be reserved for the public sector which fall in the high priority areas. In addition, the government is also engaged in a review of the existing portfolios of public investment. This will enable the government to abolish the monopoly of any sector in field of manufacture except these priorities. समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो मैं समझा रहा हूँ आपको कैसे इसको करना है। इसको समझने के लिए सबसे पहले प्रयास करना है कि इसमें जो नाउन कहाँ पे है। देखो दिस से सेंटेंस नहीं हो सकता, इन एडिशन से नहीं हो सकता है, ओनली दो से नहीं हो सकता है, द पर्पस ऑफ रिव्यू, दिस रिव्यू पहला हो सकता है या दूसरा हो सकता है, ए हो सकता है या बी हो सकता है। पर्पस भी नाउन है और गवर्नमेंट भी नाउन है, लेकिन द पर्पस ऑफ दिस रिव्यू यानी पहले, इसके पहले कौन सा रिव्यू, इस रिव्यू, यानी इसके पहले और कहीं रिव्यू आया होगा और ढूंढना है आपको कहाँ रिव्यू आया है। तो देखिए दिस रिव्यू पढ़ करके इसको देखिए कहीं और रिव्यू आया है। देखिए only those industries are proposed to be reserved for public sector which fall in this priorities। यहाँ पे देखिए in addition the government is also engaged in review of यानी यहाँ भी रिव्यू, यहाँ भी रिव्यू, इसके लिए ए आया है, यानी जब भी आएगा तो ध्यान दीजिएगा डी के बाद ए आएगा, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कनेक्शन मिल गया। अब देखिए चूँकि अब यही नाउन है, दिस रिव्यू के कारण पहले तो ए आएगा तभी ना ए आ पाएगा, तो अब आपका आंसर जो होगा बी, पहला सेंटेंस आपका बी हो जाएगा। तो बी पढ़िए, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड इन प्रिंसिपल, यानी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, प्रिंसिपल यानी सैद्धांतिक रूप से, टू थ्रो ओपन द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खुला छोड़ देने के लिए, इंडस्ट्रीज़ रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, यानी जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व करके रखा हुआ था, जो सरकारी जो सेक्टर होता है उसको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, उसको लिए रिजर्व करके रखा हुआ था, उसको किसके लिए ओपन कर दिया, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर दिया, किसने, सरकार ने। ठीक है। अब देखिए इसका कनेक्शन डी के साथ हो सकता है क्या, इन एडिशन, इसके अलावे सरकार ने क्या किया, इन एडिशन का मैंने बताया था जोड़ेगा, तो इन एडिशन बी के बाद डी देख लो। इन एडिशन द गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंगेज्ड इन रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इसके अलावे क्या सोच रही है सरकार कि इंगेज्ड इन रिव्यू ऑफ, फिर से उस पर विचार कर रही है कि जो पोर्टफोलियो विभाग है पब्लिक इन्वेस्टमेंट का, उस पर भी विचार कर, जो एग्जिस्टिंग पहले से है उस पर विचार कर रहा है। तो पहले तो प्राइवेट सेक्टर के लिए खो रहा है, उसके अलावा इस पर विचार कर रहा है, दोनों चीज़ें हो गई, बी के बाद डी आ जाएगा। उसके बाद आपको समझना है कि अब कनेक्शन ढूंढना है कि और क्या हो सकता है। तो
अब अभी जैसा कि मैंने बताया कि डी के बाद फिर क्या आएगा, बी मिल गया, डी के बाद फिर क्या है, ए आएगा। तो आपका आंसर फिर यहाँ पे हो जाना चाहिए सी। देख लेते हो थोड़ा सा। ओनली दोज इंडस्ट्रीज आर प्रपोज टू बी रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर विच फेल इन द हाई प्रायोरिटी एरियाज। तो फिर इसके बाद ए आना चाहिए। डी के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे लो प्रायोरिटी एरियाज है, यहाँ पे हाई प्रायोरिटीज एरिया। तो ए रिव्यू का कनेक्शन इसके साथ, द पर्पस ऑफ दिस रिव्यू इज़ टू ऑफलोड, ऑफलोड का मतलब भार से मुक्त कर देना, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ्रॉम लो प्रायोरिटी एरियाज टू हाई प्रायोरिटीज एरिया। यानी ए का कनेक्शन देखिए, ए के बाद कौन सा आएगा, सी आएगा, सी सी सी, लो प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी, इन लो से हाई, तो ए के बाद सी आ जाएगा। तो बी डी, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद सी आएगा। अब कौन बच गया, अब दिस विल इनेबल द गवर्नमेंट टू एबोलिश। अब ए करके क्या गवर्नमेंट को इनेबल करेगा टू एबोलिश द मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब एकाधिकार। यानी इस तरह से आपने देखा कि कैसे कैसे कनेक्शन करके इसको बना दिया गया। फिर से समझते हैं इसको कैसे मैंने बनाया, पहले पढ़ लिया, आइडिया मिल गया। यहाँ पे नाउन है, यहाँ भी नाउन है। पहला सेंटेंस नाउन होता है जैसा कि आपको बताया गया था। दोनों नाउन में क्यों, पहले वाले को क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि इसमें दिस रिव्यू लगा हुआ है, और दिस रिव्यू है इसका मतलब इसके पहले कोई रिव्यू आया होगा तभी ना दिस रिव्यू हुआ। तो इसका रिव्यू देखो यहाँ पे इसका कनेक्शन है। तो पहला सेंटेंस तो आपका नहीं हो सकता है, बाकी जितने भी सेंटेंसेस दिए हुए उसमें नाउन है नहीं, गवर्नमेंट एक नाउन है, तो पहला सेंटेंस बी हो गया। तो बी में बात हुई, द गवर्नमेंट है डिसाइडेड इन प्रिंसिपल, सैद्धांतिक रूप से इसने क्या डिसाइड किया है कि जो इसका इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल देने का, जो पहले किसके लिए रिजर्व था, पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व था, उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया। उसके अलावा इन एडिशन का मतलब क्या हो गया, ये इसके साथ साथ गवर्नमेंट इज इंगेज्ड इन रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। यानी कौन कौन सा विभाग है जहाँ पे पब्लिक सेक्टर इन्वेस्ट करती है उसके बारे में, दोनों पे विचार किया। ठीक है, तो बी डी हो गया। जैसा कि मैंने बताया था कि डी का कनेक्शन किसके साथ, पहले ही बता दिया था, ए के साथ है, क्योंकि यहाँ पे रिव्यू की बात हो रही है, तो ए के साथ हो गया। और कहा गया, अब देखो, अब ए के साथ जब हो गया तो देखो बी डी ए हो गया। अब देखो उसका कनेक्शन सी के साथ कैसे इस्टेब्लिश हो रहा है। यहाँ पे लो प्रायोरिटी एरियाज़ देख रहे हो ना, तो यहाँ पे हाई प्रायोरिटीज एरियाज़ हैं। ओनली दोज इंडस्ट्रीज़ आर प्रपोज टू बी रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर विच फॉल इन हाई प्रायोरिटीज एरिया। ठीक है, अब देखिए लास्ट में यही बच गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी के कुछ ऐसे सेंटेंसेज हैं जो आपको दिए हुए हैं, उसको आपको घर पे आराम से, इसको PQRS का फॉर्म है, इसको आप बनाइएगा। H2 है, 2 बना करके देखिएगा, मैं आशा करता हूँ कि बन जाएगा आपसे। ठीक है, या फिर कोशिश करता हूँ आपको बना करके दे दिया जाए। लिखा हुआ है देखिए, ये आता है SSC में, अ फ्रेंच वुमेन कमिटेड सुसाइड भी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में एडिशनल जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़िए क्या होगा। अ फ्रेंच वुमेन कमिटेड सुसाइड वेयर शी हैड पुट अप हु हैड कम टू कोलकाता बाय जंपिंग फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर बालकनी ऑफ द होटल। French woman who had come to Kolkata committed suicide by jumping from the first floor balcony of the hotel where she had put up। जहाँ पे वो रही थी, तो आपका मिल गया आंसर। आर पहले होगा, आर वाला कोई सेंटेंस और है नहीं, तो यही सेंटेंस हो जाएगा, पहले तुम ऑप्शन सही बन जाएगा। बाकी आप इसको बना करके